Hello students, welcome back to our learning program. I hope all of you are fine and doing well. I hope आपने पहले की वीडियोस देखे and it is being helpful for you. So today I am back with my new video in the continuation of the last topic. हमने पिछला टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. हमारा पिछला टॉपिक था फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है. अब उसके जो हमने सम्स किए थे वो थोड़े बेसिक सम्स किए थे. आज हम इस वीडियो में बेसिक से थोड़े हाई लेवल वाले सम करेंगे, बट हाई लेवल डजंट मीन्स कि बहुत ज़्यादा टफ है. ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स में आता है ये टॉपिक. ओके, सो इट इज़ बेटर कि आपको ये टॉपिक क्लियरली आ जाए. सो लेट अस स्टार्ट विद अनदर सम दैट इज नेक्स्ट सम फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल. इट इज़ सम नंबर 11 इन माई बुक्स. आपके एडिशन के हिसाब से सम्स चेंज होंगे. आप चेक कर सकते हो आपके एडिशन में इस तरीके का कोई सम या यही सम है कि नहीं. और अगर ये सम नहीं है बट अगर आप ये कंसेप्ट समझते हो तो आपकी बुक में जो भी सम्स है, नॉट जनरली, शायद हो सकता है कि आप टी.एस. ग्रेवाल नहीं फॉलो करें, आप एन.सी.ई.आर.टी. फॉलो करें, बट अगर आप इन सारे सम्स के कंसेप्ट समझ जाओगे तो आपके कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो या कोई भी सम हो आप क्लियरली कर सकते हो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सम नंबर 11. Now see, in this sum number 11 क्या बोल रहा है, how the following item of for the year ended 31st March 2019 will be presented in the financial statement of ESCO Club. ठीक है. Now you are given tournament fund investment, income from tournament fund investment, tournament expense, and one additional information is given to you, interest accrued on tournament fund investment 6,000. Okay, and this question is asking you how will be for the year ended 31st March 2019 will be presented in the financial statement. Presented in the financial statement मतलब कि फिर आपको एक financial statement बनाकर दिखाने पड़ेंगे. तो financial statement में दो चीज़ें आती है, income and expenditure account, जो कि मैं आपको clearly पहले बता चुकी हूँ, income and expenditure account and balance sheet. अब आप पहले चेक कर लो कि क्या आपको इसमें income and expenditure बनाने की ज़रूरत है. टूर्नामेंट फंड इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो ये तो आपको बैलेंस शीट बनानी है. टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में अब फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम है तो फंड का ही पार्ट होगा और टूर्नामेंट एक्सपेंस भी उसी फंड का पार्ट है. सो आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है. ओके, सो जस्ट लेट अस प्रिपेयर बैलेंस शीट. Balance sheet as on 31st March 2019. Liabilities, amount, assets, amount. Okay, and you can directly prepare the lines. जितना अच्छा प्रेजेंटेशन अगर आप अपनी एग्जाम्स में दिखाते हो, बोर्ड एग्जाम्स में या कहीं भी जब आप सम कर रहे हो, मेक श्योर यू आर प्रेजेंटिंग योर सम in a proper format. in board examinations also these format matters. okay, आप अगर high score करना चाहते हैं, you want to score full marks in your board examination, make sure you are doing, even अगर वो 1 मार्क का सम क्यों ना हो, लेकिन 1 मार्क में भी फॉर्मेट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. और आप अपने बोर्ड एग्जाम में कई बार आपको लगता है कि बहुत लेंदी पेपर है, हमसे अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व ही नहीं होता. ये इसके पीछे का एक सिंपल रीज़न है. जब आप अकाउंटेंसी प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हम क्या करते हैं, हम फॉर्मेट नहीं बनाते अच्छे से. हम फटाफट सम कंप्लीट करके कि हाँ हमें कंसेप्ट क्लियरली पता है. व्हाट वी आर लैकिंग इज प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मेट विच हेल्प्स इन डूइंग दिस पेपर ऑन टाइम विथ फॉर्मेट. बिकॉज एग्जाम के टाइम जब आप फॉर्मेट बनाने जाओगे यू विल ऑब्वियसली लूज योर टाइम, स्पेंड योर टाइम इन फॉर्मेट्स, क्योंकि आपको फॉर्मेट्स बनाने की प्रैक्टिस नहीं है. सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया, आपकी एक सिंपल आदत होनी चाहिए कि हम प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही सम करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. सी, टूर्नामेंट फंड आपकी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड पे जाएगा टूर्नामेंट फंड. दैट इज इंटरनल कॉलम में लिखेंगे. दिस इज योर लायबिलिटी. मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ. अगर आपको एक कंसेप्ट समझना है तो प्लीज़ रेफर द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट एंड देन यू कैन
go through this topic. Tournament fund is 1,50,000. then tournament fund investment आपकी asset है तो वो asset side पे चली जाएगी. tournament fund investment, that is 1,50,000 itself. then इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, आपने टूर्नामेंट फंड को इन्वेस्ट किया, उसमें से इनकम आई. अब आपके पास इनकम तो इसी फंड की है, सो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. सो ऐड टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, दैट इज 18,000. एंड देन टूर्नामेंट एक्सपेंस है आपके पास, ठीक है, तो लेस कर दो टूर्नामेंट एक्सपेंस. मैंने आपको क्लियरली समझाया है. स्पेसिफिक फंड का इनकम स्पेसिफिक फंड में ऐड होती है और स्पेसिफिक फंड के एक्सपेंस स्पेसिफिक फंड में से सबट्रैक्ट होता है 12,000. अब आपके पास यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है. इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इज 6,000. दैट मीन्स आपका अभी भी इंटरेस्ट मिलना बाकी है. ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इस इन्वेस्टमेंट का अभी भी आपके पास इनकम मिलना बाकी है. इनकम मिलना बाकी मतलब आपको मिलेगी फ्यूचर में, राइट. सो दैट इज योर एसेट. और हमें पता है एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं. एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट इसीलिए होते हैं कि एडजस्टमेंट की इफेक्ट हमने अभी तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दी है, इसीलिए उसके दो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है. सो ये आपको फ्यूचर में मिलेगी. दैट्स वाई दिस इज योर इनकम. एंड इनकम तो है तो दैट इज योर एसेट, और इनकम है स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इनकम है, इसीलिए वो इसमें ऐड भी होगी. माइंड यू इसके दो इफेक्ट्स होंगे. और इसके दो इफेक्ट्स क्यों हैं, क्योंकि ये इनकम अभी तक हमको नहीं मिली और हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी नहीं दिखाया है, ठीक है. आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया है तो आपको दिखाना है. और ये इनकम अभी भी मिलना बाकी है, इसीलिए एसेट है. और इनकम है तो वो इनकम की इफेक्ट तो आएगी, दैट विल बी एडेड इन टूर्नामेंट फंड. ओके, सो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन investment, on investment is 6,000 and this will be added here. accrued interest, accrued का मतलब क्या होता है, मिलना, अक्रू हो गई है, ठीक है. और इसमें दिखाया है कि अभी तक मिली नहीं है, दैट इज 6,000. अब आपके सारी डिटेल्स हो गई हैं. अब आप क्या करोगे, इन सब का टोटल करोगे. 1,50,000 प्लस 18,000 माइनस 12,000 प्लस 6,000, दिस विल गिव यू 1,62,000. ये आपका टोटल मैच नहीं करेगा दोनों साइड पे. क्यों नहीं करेगा, बिकॉज कि आपने ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, इसीलिए टोटल्स मैच नहीं करेंगे. मैं आपको पहले भी बात समझा चुकी हूँ. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. इसमें एक नई चीज़ सिर्फ यही थी कि इन जो प्रीवियस सम्स किए थे उनके जैसा ही था, बट एक अलग चीज़ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली थी कि अगर आपको इंटरेस्ट मिलना बाकी है तो आपको वो इंटरेस्ट दिखाना है और उसके दो इफेक्ट्स होंगे. ओके, so now let us move to the next sum, that is sum number 12. now see in sum number 12 is this is similar, but आपको इसमें एक चीज़ ढूंढनी है which is called as internal adjustment. ओके, ना इंटरनल एडजस्टमेंट कैसे हो जाएगी. देखो प्राइस फंड दे रखा है 1 लाख. ओके, सो आप क्या करोगे, प्राइस फंड यहीं पर आप दिखा दोगे, ठीक है. अब मैं आपको इसी फॉर्मेट के अंदर कर देती हूँ सम नंबर 12. आपको सेम फॉर्मेट बनाना है बैलेंस शीट का. ओके, एंड देन अगेन अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की नीड होगी तो आप नीचे अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना सकते हैं, ठीक है. फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा आपकी हैबिट होनी चाहिए, आपको रीडिंग टाइम भी दिया जाता है एग्जामिनेशंस में. सो ऑलवेज मेक श्योर यू आर यूटिलाइजिंग योर रीडिंग टाइम वेरी प्रॉपरली. आपको देख लेना है कि आपको क्या क्या बनाना है, ठीक है, सो दैट इट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम.
अब आप देखो प्राइस फंड दे रखा है तो प्राइस फंड आपकी लायबिलिटी है, लिख दो प्राइस फंड आपकी लायबिलिटी 1 लाख रुपीज। देन इट इज गिवन टू यू एज 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने इसको इन्वेस्ट किया है। सो अगेन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट लिख दोगे एसेट साइड पे, बिकॉज दिस इज योर एसेट 1 लाख रुपीज। एंड देन डोनेशन फॉर प्राइज फंड रिसीव्ड, आपको इसके लिए और डोनेशन मिला है। कितना मिला है? 15,000 का आपको और डोनेशन मिला है। तो डोनेशन मिला तो इसी फंड का इनकम है, ठीक है, मतलब इसी फंड में ऐड होगी, इनकम तो नहीं बट इसी फंड का पार्ट है। सो डोनेशन फॉर प्राइज फंड ऐड हो जाएगा, दैट इज 15,000। एंड देन नेक्स्ट इज गिवन टू यू प्राइज अवॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने इस साल में प्राइज अवार्ड दिए हैं तो वो आपका एक्सपेंस है, तो वो क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा। सबट्रैक्ट प्राइज अवॉर्डेड, प्राइजेस अवॉर्डेड, दैट इज 17,500। एंड नेक्स्ट इज गिवन टू यू इंटरेस्ट रिसीव ऑन 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ आता है आपका एक छोटा सा छुपा हुआ इंटरनल एडजस्टमेंट, जो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप खुद ही जज कर पाओगे कि देखो आपको हमेशा जब भी ऐसा रेट दे रखा हो ना इन्वेस्टमेंट का, तो हमेशा आप चेक करो कि, और देखो डेट भी दे रखे कि आपने इन्वेस्टमेंट कब किया, 1 अप्रैल 2019 को किया, तो हमेशा आप चेक करो कि क्या आपको इसका पूरा इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। अब यहां पर तो आप दिखा दो आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है आपके पास, 4,500। बट आप चेक करो कि क्या आपको टोटल पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है। दिस इज 1 लाख। का अगर आप 10% इंटरेस्ट रेट, मतलब आपको पूरे साल इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख का 10% करोगे तो आता कितना है? 10,000। तो क्या आपको 10,000 रुपीज एज ए इंटरेस्ट मिल गया है? एक्चुअली आपको मिलना चाहिए, दिस इज योर इनकम। बट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना ही मुझे कहीं एडजस्टमेंट में दे रखा है कि मिला है, जितना मिला है वो आपको दे रखा है। तो दिस यू हैव टू एज्यूम कि भाई हमें मिलना चाहिए था 10,000, लेकिन उसमें से हमें मिला सिर्फ 4,500 है, तो बाकी का 5,500 अभी भी मिलना बाकी है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल एडजस्टमेंट, विच एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन या जब भी आपसे पूछा जाए आपको खुद जज करना है कि हाँ ये पैसा अभी तक हमें नहीं मिला है जो कि आपको मिलना चाहिए। तो सिमिलरली अभी भी मिलना बाकी है, तो आपकी एसेट हो जाएगी, दैट इज एक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 5,500 अभी भी मिलना बाकी है। और ये आपकी इनकम है तो वो आपके इस प्राइस फंड में, क्योंकि इसी प्राइस फंड से रिलेटेड इनकम है तो वो ऐड हो जाएगी, दैट इज एक्रूड इंटरेस्ट, दैट इज 5,500। तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट है वो मिलाकर 10,000 ही होगा। ओके, सो अगर आप इनको करते हो ऐड 1 लाख प्लस 15,000, 1,15,000 माइनस 17,500 प्लस 10,000, so you'll get your answer as 1,07,500. Okay, this is the final amount which you will get. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। आपको हमेशा प्लीज़ व्हेन यू आर सॉल्विंग योर अकाउंटेंसी, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, बस व्हाट यू नीड इज प्रॉम्प्टनेस। आपको हमेशा प्रॉम्प्टली याद आ जाना चाहिए कि अच्छा इसमें ये टॉपिक या इसमें ये पॉइंट हिडन हो सकते हैं इसके साथ, और ये आपको आ जाएगा। बट सिंपली कब आएगा? जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्चुअल लर्निंग करेंगे। सो प्लीज़ वॉच all the videos properly if you want your concepts to be clear. Okay, I hope this will be helpful for you. Next two sum or other sums related to this topic from your book are your assignment to be done. You have to do this yourself. Any doubts you can write in the comment box. We will clear your doubts if possible. Okay, now I'll be coming with the next video with the related to next topic. Till then, stay safe, keep learning. Thank you.